नमस्कार दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा। तो आज आप थोड़ा सा आप देखते होंगे अभी तक आपने लोक प्रशासन की पढ़ाई हमसे पढ़ी होगी, है ना, यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अगर आप हिंदी माध्यम के छात्र हैं तो आपने अभी तक जो मेरा लेक्चर है उसमें आपने लोक प्रशासन पढ़ा होगा। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो ऑब्वियसली यू हैव स्टडीड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन बहुत सारे छात्र ऐसे आए जो पीसीएस भी दे रहे थे, जैसे उत्तर प्रदेश का पीसीएस हुआ या राजस्थान का पीसीएस हो गया या मध्य प्रदेश का पीसीएस हो गया। एक ऑब्वियस सा सवाल है कि जो लोक प्रशासन है वो कहीं ना कहीं उसका एथिक्स से बहुत ज्यादा रिलेशन है। किससे? नैतिकता से रिलेशन है। तो ऑब्वियस सी बात है कि बहुत सारे छात्रों ने बोला कि सर हमें आप थोड़ा सा जो एथिक्स का पेपर है उस पे आप थोड़ा सा क्लैरिटी दो, है ना। तो हमारा जो मैनेजमेंट है उसने डिसाइड किया कि भैया क्यों ना पूरी क्लास ही इस पे की जाए, है ना। और इसकी जिम्मेदारी जो है वो मुझे दी गई मैनेजमेंट की तरफ से कि आपकी जिम्मेदारी है आप हमारे छात्रों को एथिक्स का जो पेपर है वो पढ़ाएं। ठीक है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको एथिक्स जो है प्रॉपरली समझ में आएगा। इतना समझ में आएगा कि आप समझ के उसे पेपर में लिख भी सकेंगे, और लिख ही नहीं सकेंगे आप एग्जाम निकाल के आईएएस भी बन सकेंगे। ठीक है, अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो होपफुली एसडीएम भी बन सकेंगे। ठीक है, लेकिन आपको थोड़ी सी सरप्राइजिंग होगी ये देख के। क्या यहां जो लिखा है, पेपर का नाम है एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। क्या नाम है पेपर का? पेपर का नाम है एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। ठीक है, ये पहली बार वर्ड आता है सिविल सर्विस के दुनिया में। कब आता है? अगर आप तैयारी कर रहे होंगे, नए हैं, अगर फ्रेशर हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपने एक अटेम्प्ट दे चुका है या मान लीजिए पहले एग्जाम दे चुके हैं तो आपको अच्छी तरह पता होगा ये जो वर्ड है ये सबसे पहली बार यूज किया यूपीएससी ने 2013 में। कब यूज किया? जब 2013 में सिलेबस बदलता है आईएएस का, तो सबसे पहली बार ये वर्ड आता है आपके एग्जाम में एज अ फॉर्म ऑफ क्या? जीएस4। जीएस4 मतलब जनरल स्टडीज 4। तो सबसे पहली बार 2013 में आईएएस में आता है। आगे चल के 2018 में उत्तर प्रदेश पीसीएस में आता है, 19 में राजस्थान पीसीएस में आता है ये सब्जेक्ट, और 18 में ही मध्य प्रदेश का जो पीसीएस है वो भी यूपीएससी को फॉलो करते हुए इस पेपर को अडॉप्ट कर लेता है। ठीक है, तो देखिए पहले ऑब्वियस सी बात है, आया क्यों ये पेपर? अगर आपको ये समझ में आ गया कि इस पेपर को लाया क्यों गया, है ना, ऑब्वियस सी बात है एथिक्स के जगह कुछ और ला सकते थे, बोल देते भूगोल का पेपर होगा, बोल देते इतिहास का अलग से होगा, लेकिन ऐसा यूपीएससी ने नहीं किया, एथिक्स को निकाला। तो पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि जब हम बात करते हैं एथिक्स की तो क्या जरूरत है ऐसे पेपर की। यूपीएससी असल में क्या अचीव करना चाह रही है, क्या खोजना चाह रही है आपके अंदर, वो छात्रों में क्या देखती है। और ऑब्वियस सी बात है अगर एथिक्स का पेपर निकाली है तो कुछ तो पर्पज होगा। तो मेरा जो रोल है वो बेसिकली ये है, जो यूपीएससी का पर्पज है वो आपके अंदर इम्बाइब करना, आपकी पर्सनालिटी में नैतिकता दिखनी चाहिए, ताकि कल को आप कलेक्टर बन के जाएं, एसपी बन के जाएं तो आपके अंदर बायसनेस न हो। मान लीजिए दंगा हुआ, मान लीजिए आप इमेजिन करिए कोई ए जाति के हैं और दंगा दुर्भाग्यवश दो कम्युनिटी के बीच में हुआ, और एक जो जाति है जो दंगे में इन्वॉल्व है वो आप ही की कम्युनिटी की है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो नैतिकता फॉलो नहीं करेगा वो उसी का साथ देगा जिसकी वो जाति है। लेकिन जैसे ही आप ये करते हैं आप सरकारी नौकर न होके क्या बन जाते हैं? आप एक समाज के लिए प्रॉब्लम बन जाएंगे। तो जरूरी है कि जब आप कलेक्टर बने, जब आप कमिश्नर बने, तो जो निर्णय है वो प्रॉपरली आप तटस्थ होके, बजाय अपने जाति धर्म से जुड़ के उससे अलग होके करें, है ना। ये तो बहुत एक पॉइंट है ना। ऐसे बहुत सारे आप एस्पेक्ट में बताऊंगा कि असल में यूपीएससी को क्यों लगा कि यार हो गया, अब हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारा सिलेक्शन होगा उनमें हम नैतिकता को प्रायोरिटी रखेंगे। ठीक है,
तो शुरू करने से पहले एक बार मैं आपको ओवरव्यू बता देता हूं। आज जो है, चूंकि ये एक पहले तो ओरिएंटेशन क्लास है, तो आपको करना क्या है, नोट्स एकदम कुछ नहीं बनाना है, कुछ मत लिखिएगा आप नोट्स, है ना। नोट्स मैं ही आपको दे दूंगा, मेल कर दूंगा, मेल करवा दूंगा। नहीं मिला तो मैसेज भेजिए, व्हाट्सएप चला जाएगा। आपको ध्यान से सुनना है, क्योंकि आज का जो लेक्चर है, अगर आप ध्यान से सुन लिए, समझ गए, तो आप समझ लीजिए कि ध्यान से चीजों को आप पढ़ पाएंगे, है ना। और जहां भी आपको प्रॉब्लम हो या थकावट हो, आपको करना क्या है, हर लेक्चर में बोलता हूं, आपको वीडियो पॉज कर देना है, 2-3 घंटे मजा लीजिए, अपना चाय पीजिए, जो करना है करिए, फिर आके वापस इस वीडियो को फिर से रिज्यूम करके वहीं से देखिए, ठीक है। तो सबसे पहला एस्पेक्ट जो हम आज कवर करेंगे अपने ओरिएंटेशन क्लास में, है ना, वो है कि व्हाई दिस पेपर वॉज इंट्रोड्यूस्ड, मतलब ये पेपर असल में आया ही क्यों, है ना। व्हाई दिस पेपर वॉज इंट्रोड्यूस्ड, व्हाई दिस पेपर वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन यूपीएससी। है ना, ठीक है, इंट्रोड्यूस्ड ही लिखिए, इससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्या कहना चाह रहा है पॉइंट ये, वो आप तो समझ ही गए होंगे कि ये ऑब्वियस सी बात है कि इस पेपर की नीड क्यों पड़ी, है ना। दूसरा है कि इस पेपर का, किस पेपर का, एथिक्स पेपर का, जो कि आईएएस में GS4 के फॉर्म में आता है, इसका सिलेक्शन में क्या रोल है ना। जैसे अगर ऑल इंडिया सर्विस चाहिए, ऑल इंडिया सर्विस मतलब 3 ही है ना, कहने को 2 हैं, लेकिन असल में आप फॉरेन सर्विस जो है, विदेश सेवा को भी आप ऑल इंडिया सर्विस मान सकते हो, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। तो दूसरा जो पर्सपेक्टिव हम कवर करेंगे, इस पेपर का सिलेक्शन में क्या इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंस ऑफ एथिक्स इन सिलेक्शन, है ना, एथिक्स इन सिलेक्शन। और जो थर्ड एस्पेक्ट है, देखिए छोटे छोटे पॉइंट है ना, देखने में बड़े जरूर लग रहे होंगे, लेकिन पॉइंट है बहुत छोटे। देखिए जो नैतिकता है ना, वो असल में प्रशासन से ज्यादा आपको फायदा करती है अपने जीवन में। जो आप जीवन जीते हैं, अगर आपके जीवन में नैतिकता है, तो बहुत हाई चांस है कि एज कंपेयर टू अदर, जो अदर सामाजिक ग्रुप हैं या जो अदर लोग हैं, उनके कंपैरिजन में आपका परफॉर्मेंस हर एक फील्ड में ज्यादा अच्छा रहेगा। तो जो तीसरा एस्पेक्ट है, वो हम देखेंगे कि भैया ये जो नैतिकता की हम बात करते हैं, है ना, इसकी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। और लाइफ की जब बात करेंगे, तो इसमें हमारा थोड़ा सा फोकस रहेगा कि प्रशासनिक लाइफ में क्या है ये, है ना। जैसे आप प्रशासन में सेलेक्ट होके जाते हैं, तो इसका रोल जो है, वो ऑफिस जो प्रॉपर होता है 10 बजे से 8 बजे तक, जो आप सरकारी ऑफिस में बैठेंगे, उससे बाहर निकलेंगे तो वहां इस पेपर का या नैतिकता का क्या रोल है। ये तो हो गया तीसरा एस्पेक्ट। फिर हम देखेंगे चौथा एस्पेक्ट। चौथा एस्पेक्ट जो है, वो हम देखेंगे कि हमारा अप्रोच क्या होगा, इस पेपर को हम कैसे पढ़ेंगे, है ना, कैसे पढ़ेंगे, कैसे लिखेंगे, है ना, आवर अप्रोच। आप लिख लो या नहीं भी लिखो, टू एथिक्स, है ना, सिंपली जगह नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर दे रहा हूं, है ना। और लास्ट एस्पेक्ट जो है, वो बहुत कॉमन क्वेरी है लोगों की, छात्रों की, कि इस पेपर के लिए क्या क्या पढ़ें, कहां से पढ़ें। तो जो लास्ट एस्पेक्ट है, वो है सोर्सेस टू स्टडी। चाहे आप हिंदी माध्यम के हो, चाहे आप अंग्रेजी माध्यम के हो, दोनों के लिए मैं सोर्स बता दूंगा, बाकी आपकी मर्जी है ना। तो आइए शुरू करते हैं फर्स्ट एस्पेक्ट से, कि पहले इस पेपर की असल में नीड क्यों पड़ी 2013 में। ठीक है, तो ये पेपर आता है 2013 में। लेकिन अगर आपको इस पेपर को इंट्रोडक्शन या यूपीएससी में आने की कहानी को समझना है ना, तो आपको 2013 से नहीं, आपको 2008 से समझना पड़ेगा। तो असल में 2008 में भारत में आती है क्या, एक आर्थिक मंदी, बहुत फेमस है, पूरे वर्ल्ड में हुई, अमेरिका से स्टार्ट होती है। एक बैंक था, क्या करता था, लेहमन ब्रदर्स नाम से एक बैंक था, जो घर बनाने के लिए देता था, क्या, लोन देता था। तो अमेरिका में क्या हुआ 2008 में, वो इतना लोन बांट दिया कि कोई चुकाने
मतलब समझ लो आप, अमेरिकन जो पीपल हैं वो चुकाने की कैपेसिटी रखते ही नहीं थे। तो वो क्या हुआ, बैंक कोलैप्स हो गई। और देखिए, बैंक कोलैप्स होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये आप अमेरिकन इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से देखेंगे, अमेरिका का जो आर्थिक जो उनका अमाउंट है वो बहुत बड़ा है। कोई बैंक कोलैप्स कर जाए वो बहुत बड़ी चीज नहीं है। इंडिया जैसा नहीं है कि कोई बैंक कोलैप्स कर जाए तो बहुत प्रॉब्लम होगा। वो उनके पास चेक्स एंड बैलेंसेज ऐसे हैं कि वो कंट्रोल कर लेते हैं हर एक एस्पेक्ट को। लेकिन ये जो बैंक कोलैप्स हुई, क्या नाम था उसका, लेहमन ब्रदर्स करके उस बैंक का नाम था, है ना। ये बैंक कोलैप्स हुआ और पूरे विश्व में मंदी आ गई। उसमें भारत भी एक कंट्री बना। तो भारत में क्या है, 2008 तक बहुत ग्रोथ हो रहा था, है ना। आपने अगर आप बेसिकली 9th 10th इसमें पढ़ रहे होंगे उस समय, है ना। बहुत जो बड़े होंगे वो 12th में पढ़ रहे होंगे, है ना। लेकिन आप उस समय के लोगों से पूछिए, उस समय प्राइवेट सेक्टर जो है बहुत तेजी से बढ़ रहा था, है ना। इनफैक्ट उस समय ये हो गया था कि जॉब लोग खोजते थे कि भैया कोई मिल जाए जो हम नौकरी जिसको हम दे दें। लेकिन जैसे ही ये कोलैप्स हुआ बैंक, वो सारी चीजें धीरे धीरे प्रॉब्लम में आ गई, है ना। तो जो बिजनेस ग्रुप थे उनका एक क्वेरी ये आया मिला जुला के कि देखिए सर, आपके देश में जो गवर्नेंस है वो बहुत ही खराब है। जो अधिकारी हैं बहुत स्लो काम करते हैं, पेपर पास नहीं करते हैं, क्लियरेंस नहीं करते हैं, करप्शन की तो आप पूछो नहीं, हर फाइल दबा के बैठे रहते हैं। तो जो न्यू पड़ती है इस पेपर की वो वहीं से शुरू होती है। और जब आप अधिकारियों की बात करते हैं तो उनपे ब्लेम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो ब्लेम मिला के उस एजेंसी पे भी जाता है जो ऐसे अधिकारियों का सिलेक्शन किया, है ना। क्योंकि शुरुआत जो है वो तो सिलेक्शन से ही होता है ना। आप अच्छे आदमी लाओगे अगर सरकार में तो ऑब्वियस सी बात है सरकार अच्छी चलेगी, है ना। लेकिन खराब आदमी लाओगे तो वैसा खराब आदमी सरकार में भी जाके वही चीज शो करेगा। तो पहला तो जो कहानी है इस पेपर को लाने की, उसकी नींव पड़ती है 2008 में इस क्राइसिस से। मिला जुला के आप ये कह सकते हैं कि भारत में जो गवर्नेंस की दिक्कत है, देखिए गवर्नेंस अगर आपको समझना है तो आप कोई भी सर्टिफिकेट बनवाने आप अपने तहसील में चले जाओ, या कोई भी पेपर बनवाने आप अपने पटवारी से संपर्क करो, है ना। आपको इतना प्रॉब्लम मिलेगा, मतलब दो लोग के बीच की लड़ाई को पटवारी सुलझाने के बजाय पैसा लेके और फंसा देते हैं। तो प्रॉब्लम अगर पटवारी में है तो प्रॉब्लम तो वहां भी तो है ना, जो उस पटवारी को सिलेक्ट किया, है ना। और वो कौन सी संस्था है जो ऐसे लोगों को सिलेक्ट कर रही है। देखिए ऑब्वियस सी बात है, आईएएस की बात कर रहे हैं, लेकिन वो भी तो अधिकारी है, वो छोटा अधिकारी है। हम थोड़ा बड़े की बात कर रहे हैं, अंतर तो यही है, वो भी पब्लिक सर्विस कर रहा है, ये भी पब्लिक सर्विस कर रहे हैं। तो पहला जो फैक्टर है आपको वहां से मिलेगा, ठीक है। दूसरा होता है 2010 में एक सर्वे होता है, और वो सर्वे कोई और नहीं खुद भारत सरकार करती है। 2010 में, है ना, एक सर्वे होता है। कौन करता है ये, DAPRG। क्या होगा फुल फॉर्म इसका, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, है ना। ये जो डिपार्टमेंट है बेसिकली यही कंट्रोलिंग अथॉरिटी है किसकी, आईएएस की। ऑल इंडिया सर्विस जो है स्पेशली आईएएस की, ये जो हमारे देश के प्रधानमंत्री होते हैं उनके अंडर में सीधे सीधे ये विभाग होता है। ये कंट्रोल करते हैं आईएएस अधिकारियों को, है ना। उनकी सेवा, जो भी इशू होते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट जो है सब इन्हीं के पास होता है। तो इस विभाग ने एक सर्वे किया 2010 में, और उस सर्वे में पार्टिसिपेट खुद अधिकारियों ने किया, और हर टाइप के अधिकारी, आईएएस, आईपीएस, फॉरेन सर्विस, रेलवे वाले, है ना, फिर ऑडिट वाले, सिविल अकाउंट्स वाले, फिर ये आरपीएफ आपने देखा होगा, फिर ऑर्डिनेंस सर्विस, है ना, लगभग सब टाइप के, है ना। चाहे पौंडीचेरी के सर्विस हो, चाहे दिल्ली में ग्रुप बी की सर्विस हो, सबने पार्टिसिपेट किया, है ना। बहुत फेमस रिपोर्ट है, अगर आपको समय मिले तो आप इस रिपोर्ट को आज भी मंत्रालय के वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी, डाउनलोड करिए और उसको पढ़िए। बहुत इंटरेस्टिंग, इसमें आपको ऐसे ऐसा पॉइंट मिलेगा कि हंसेंगे पढ़ के, है ना।
पहले तो इस रिपोर्ट के बारे में ये एक थोड़ा सा निगेटिव पॉइंट है कि इसमें पार्टिसिपेट बहुत कम लोगों ने किया। कितने लोगों ने किया? 25%। मतलब भारत के टॉप के मान लीजिए 100 अधिकारी हैं तो सिर्फ 25 लोगों ने जो सवाल पूछा गया था उसका रिस्पॉन्स किया। तो ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहले तो यही प्रॉब्लम है ना, कि आपने सर्वे सर्विस के ऊपर किया, उसी में इंटरेस्टेड नहीं है कोई, है ना, जिसके लिए एग्जाम निकाल के आए उसी के बारे में नहीं बताना चाह रहे हैं, है ना। अब इससे ज्यादा क्या ही हो सकता है। तो इसमें यह निकल के आया कि जो 25% अधिकारी हैं, अब आप देखो पहले तो 25% पार्टिसिपेट ही किए, इसमें से 25% कहते हैं, ये एग्री करते हैं कि हमारे सरकार में, हमारे गवर्नेंस प्रोसेस में सिर्फ 25% ऐसे अधिकारी हैं जो थोड़ा सा इंटीग्रिटी नहीं है उसमें। मतलब कोई प्रेशर आता है तो वो घुटने टेक के हाथ जोड़ लेते हैं। किसके सामने? नेताजी के सामने, है ना। ऑब्वियस सी बात है, डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेसी चलाते कौन है? नेता चलाते हैं चुनाव जीत के, है ना। उनका पूरा राइट है, जैसे चाहें वैसे चलाएं, लेकिन जरूरत इस बात की है कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो बाउंड्री है उसे फॉलो करें, है ना। तो यहां से आपको दूसरा एस्पेक्ट मिलता है। ये पूरी सरकारी रिपोर्ट है, आज भी अवेलेबल है इस मंत्रालय के वेबसाइट पे, मैंने भी वहीं से निकाला है, आप भी जाके वहां से निकाल के पढ़ सकते हैं, है ना। अब हम आते हैं तीसरा एस्पेक्ट पे। जो तीसरा एस्पेक्ट है वो भी बहुत फेमस है ना, आए दिन आपको मिलेगा, है ना। अभी 2019 में भी हुआ सर्वे, आई थिंक 23 में भी होगा। तो क्या है ना, एक हांगकांग में एक कंपनी है, बहुत फेमस है ना, कंसल्टेंसी कंपनी है। वो क्या करते हैं? सर्वे करते रहते हैं, है ना। और कंसल्टेंसी का नाम है पॉलिटिकल एंड इकोनॉमी रिस्क कंसल्टेंसी। बस याद रखिए कि कोई कंसल्टेंसी है ना, हांगकांग की। और उसने पूरे एशिया में कौन कौन आएगा? भारत, चाइना, जापान, सिंगापुर, है ना, ये सब कंट्री आते हैं, मिडिल ईस्ट भी आ गया, है ना। उसने सर्वे किया और उसने पाया कि पूरे एशिया में सबसे अच्छी ब्यूरोक्रेसी किस कंट्री की है? सिंगापुर की। सबसे अच्छी ब्यूरोक्रेसी जो है सिंगापुर की है। और इसके उलट जो सबसे खराब ब्यूरोक्रेसी है वो सरप्राइजिंगली, आपको कोई सरप्राइज होना नहीं चाहिए क्योंकि तो आप इसी देश के हैं, देखते ही होंगे क्या होता है गांव और शहर में, कैसे चलती है हमारी सरकारें। इनका सीधे सीधे ये सर्वे में पाया गया, और ये सर्वे होता है 2011 में, और याद रखिए पेपर आता है 2013 में। तो ये जो 5 साल की कहानी है, बस मैं उसे ही समझा रहा हूं। ये कहते हैं कि भैया कि सबसे खराब ब्यूरोक्रेसी अगर किसी देश की है तो वो है इंडिया की, है ना। और ये एक बड़ा फेमस टर्म भी देते हैं कि भारत की जो ब्यूरोक्रेसी है वो सफोकेटिंग ब्यूरोक्रेसी है। सफोकेटिंग को हिंदी में बोलते हैं सांस लेने में दिक्कत होना, है ना। सुना ही होगा कि सफोकेशन करते करते धीरे धीरे आदमी मरी जाता है ना। तो ये, है ना, बहुत हार्ड वर्ड इन्होंने यूज किया इंडियन ब्यूरोक्रेसी के ऊपर। लेकिन अगर आप रियलिटी देखोगे तो ठीक है, थोड़ा सा हार्ड लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा तो है ही ना, है ना। योजना इतनी चलती है, पहुंच नहीं रही है, प्रधान अलग अपना चलाते हैं, सेक्रेटरी आपको मालूम ही है, गांव के सचिव हुए, गांव के पटवारी हुए, लोकल लेवल पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है ना। हालांकि पेपर जो है अभी नीचे इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है, लेकिन आप मान के चलो कि आज नहीं तो कल ये जो पेपर है एथिक्स का, कहीं ना कहीं वहां भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा। जैसे सीटेट एग्जाम है, वहां पे अब धीरे धीरे ऐसा लगता है कि ये जो पेपर है काइंड ऑफ कुछ क्वेश्चन अब आने लगे हैं वहां भी, और फ्यूचर में भी देखिएगा धीरे धीरे इस पेपर का रोल जो है वो बढ़ेगा ही। ठीक है, अब हम आते हैं चौथे रिपोर्ट पे। बहुत फेमस ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, जर्मनी बेस्ड इंस्टीट्यूशन है ना। और इसने तो लगातार लगभग हर साल सर्वे किया है पूरे वर्ल्ड में, अकेले भारत की बात नहीं है। थोड़ा सा कोविड टाइम में आपको नहीं मिला ये रिपोर्ट इस साल देखने को, लेकिन इसने भी जब सर्वे किया, इसने पाया, क्या नाम है इसका? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, बर्लिन बेस्ड ये संस्था है ना, बहुत फेमस नाम है ये।
और कंसिस्टेंसली जो हमारा देश है भारत, वो निचले पायदान पे आता है। किसमें आता है निचले पायदान में? कि सर्विस देने में कितनी ट्रांसपेरेंसी है ना। मतलब उसने जब सर्वे किया तो पाया कि सबसे भ्रष्ट जो इंस्टीट्यूशन है भारत में, नंबर 1 पे जो झंडा लहरा रही है भ्रष्टाचार में, उसका नाम है पुलिस प्रशासन, है ना। पुलिस प्रशासन। दूसरा जो झंडा गाड़ दी है सेकंड नंबर पे भ्रष्टाचार में, उसका नाम है टैक्स प्रशासन, है ना, इनकम टैक्स के लोग, है ना। तो देखिए ये सब चीजें 2011-12 तक एकदम क्लियर हो गया था कि भारत में एक मेजर प्रॉब्लम अब गवर्नेंस की है ना। और थोड़ी बहुत जो बातें आप डिफेंड करने के लिए कह सकते हो, वो तो सब मिला जुला के जो सेकेंड ARC जो खुद भारत सरकार ने बनाया, उसका रिपोर्ट अगर आप पढ़ लें, है ना। हालांकि ये बना तो 2008 में, लेकिन इसने अपनी रिपोर्ट 2011 आते आते तक दिया, है ना। कौन चेयरमैन था इसका? उस समय के लॉ मिनिस्टर वीरप्पा मोइली, है ना। इनकी एक रिपोर्ट ही है पूरे एथिक्स के ऊपर, इसके ऊपर। चौथी जो रिपोर्ट है, ये भी आप मंत्रालय के वेबसाइट से डाउनलोड करिए, वहां से पढ़िए। और वैसे भी इस पेपर के लिए, इस पेपर की तैयारी में ये जो रिपोर्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने सब चीज वहीं से पढ़ा है, आप भी पढ़ सकते हो, है ना। बल्कि आप मत ही पढ़ो, मैं खुद ही इस आगे के लेक्चर में पूरी रिपोर्ट कवर करूंगा, शॉर्ट में बता दूंगा आपके लिए। जो काम का है उसे पढ़िए, जो काम का नहीं है उसे छोड़ दीजिए, क्यों पूरा आप टाइम वेस्ट करने जाएंगे, है ना। तो इसका तो सीधे सीधे कमेंट था, किसका? सेकेंड ARC का, जो भारत सरकार ने ही बनाया था, उसका तो सीधे कमेंट था कि देखिए भैया, जो एथिक्स है ना तो हमारे पॉलिटी में फॉलो हो रहा है, ना तो हमारे समाज में ऐसा कुछ दिखता है। ये तो थोड़ा कड़ा हो गया, मतलब ये कंसर्न रेज किया कि हमारा जो समाज है, हमारा जो आर्थिक मॉडल है, या हमारी जो पॉलिटी है ना, राज व्यवस्था है, वो कहीं ना कहीं गलत दिशा में बढ़ रही है। तो जरूरत इस बात की है कि समय रहते आप चीजें दुरुस्त करें, है ना। और अगर आपको सेकेंड ARC का कमेंट पढ़ना है ना, तो रिपोर्ट का पहला ही लाइन आपको पढ़ के समझ में आ जाएगा कि क्या कहना चाह रहे हैं। पहले ही लाइन में ये कहते हैं कि अगर आपको गांधी जी का स्वराज वाला भारत बनाना है, तो आप सबसे पहले गवर्नेंस को सुधारो। किसको सुधारो? गवर्नेंस को सुधारो, ठीक है। और जैसे ही आप बात करते हैं गवर्नेंस की, सीधे सीधे बात आती है यूपीएससी की। क्यों? क्योंकि जो गवर्नेंस चलाने वाले लोग हैं, एक तरफ नेता हो गए जो चुनाव जीत के आते हैं, जैसे कैबिनेट मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, और एक तरफ है अधिकारी जो प्रॉपरली यूपीएससी सेलेक्ट करके ले आती है ना। तो कहीं ना कहीं ये जो इशू है एथिक्स वाला, अगर आप राजनीति में एथिक्स चाहते हो तो वो एक साइड है, लेकिन दूसरा साइड तो ये है ना कि यूपीएससी को भी इंश्योर करना चाहिए कि ये जो प्रॉब्लम चल रही है गवर्नेंस में, इसे जल्दी से जल्दी सॉल्व करे। और वैसे भी अब जो भारत है वो पुराना अब भारत रहा नहीं, जो एक सोशलिस्ट इकोनॉमी पे चलता था, जो यूएसएसआर को फॉलो करता था उस समय का, जो आज जहां रसिया है उस मॉडल को फॉलो करता था। अब वो सारी चीजें एक्सेप्टेड नहीं है। अब हम बढ़ रहे हैं प्राइवेट सेक्टर की तरफ, अब हम अपना लिए हैं कैपिटलिस्ट मॉडल, है ना। अब हम जब नया रास्ता चुन लिए हैं तो जरूरी है नए रास्ते पे चलने के लिए नई ब्यूरोक्रेसी चाहिए, नए आइडिया चाहिए, नया गवर्नेंस चाहिए, है ना। तो ये तो अभी तक हमने देखा कि भैया ये रिपोर्ट ये पेपर लाने के पीछे कहानी क्या है। तो 2012 आते आते तक, मतलब पेपर तो आया है वैसे 13 में, लेकिन 2012 तक ये बहुत क्लियर हो गया था कि जो यूपीएससी है अब वो इतना श्योर मान के चलिए कि अब वो पेपर में मेजर चेंज लाने वाली है ना। हालांकि 2012 में हल्ला बहुत हुआ, लेकिन कोई नोटिफिकेशन निकला जब एग्जाम का तो ऐसा चेंज हमें दिखा नहीं, है ना। लेकिन जब 2013 में आया नोटिफिकेशन, थोड़ा लेट आया था नोटिफिकेशन, है ना, तो उस समय
कंप्लीटली जो आईएएस का पैटर्न था वो पूरा का पूरा कंप्लीटली चेंज हो गया और एक नया पेपर निकल के आया जिसका नाम है एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, है ना। ठीक है, अच्छा, तो अब देखिए जो प्रॉब्लम है वो तो हम समझ गए, है ना, कि करप्शन है, भ्रष्टाचार है, नैतिकता नहीं है, लेकिन अब इसे सॉल्व कैसे किया जाए, है ना। ऑब्वियस सी बात है, इसे सॉल्व कैसे करें। तो देखिए, नैतिकता सॉल्व करने के लिए, एथिक्स इम्बाइब करने के लिए दो ही अप्रोच होते हैं, है ना। एक को कहते हैं क्या, एक को कहते हैं इंटरनल अप्रोच, एक को कहते हैं एक्सटर्नल अप्रोच। एक को हम कहते हैं इंटरनल अप्रोच और एक क्या कहते हैं, एक्सटर्नल अप्रोच। ठीक है, अब ये क्या है इंटरनल और एक्सटर्नल अप्रोच। जैसे मान लीजिए किसी ने भ्रष्टाचार किया, है ना, किसी ने भ्रष्टाचार किया या किसी ने गलत काम किया, तो एक तो ये है कि भैया आप कानून जो है वो कड़े बनाओ, है ना, ऐसा बनाओ कि लोग डरे कोई गलत काम करने से, तो उसे हम कहते हैं क्या, एक्सटर्नल अप्रोच, मतलब बाहरी दबाव है कि गलत काम न करे। एक दूसरा अप्रोच है वो है इंटरनल अप्रोच। इंटरनल अप्रोच का मतलब ऐसा होता है कि आप पर्सनालिटी में मोरालिटी इम्बाइब करो, आप जो पर्सन का अपना नेचर है उसे ही नैतिकता प्रमोट करो, उसके अंदर ही प्रमोट करो। और इसी से एक मिलता जुलता आता है कि बल्कि आप ऐसे लोग की नियुक्ति करो या ऐसे लोग को एग्जाम में सिलेक्ट करो जिनके अंदर ही नैतिकता हो, है ना। और यूपीएससी जो है एक्सटर्नल अप्रोच को नहीं अपनाई, है ना, उसका काम भी नहीं है, कानून बनाना तो काम है नहीं यूपीएससी का, है ना, ये तो सरकार पार्लियामेंट का काम है, संसद का काम है। तो ये अपनाती है इंटरनल अप्रोच को, और इंटरनल अप्रोच को अपनाते हुए वो पेपर निकालती है जिसका नाम है जीएस फॉर एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, जिसका गोल है कि हमें ऐसे लोग चाहिए, इस पेपर के माध्यम से ऐसे लोग चाहिए जिनके अंदर, जो खुद अंदर से नैतिक हो, है ना, जो खुद अनैतिक करने में 10 बार सोचें, है ना। तो ये तो हो गया कि ये पेपर क्यों निकला, है ना, क्योंकि जो यूपीएससी ने अप्रोच अपनाया वो कौन सा अप्रोच है, इंटरनल अप्रोच है। एक्सटर्नल अप्रोच ये रिलेटेड है कानून से, कि कानून बना दो आप कठिन, लेकिन यूपीएससी का देखिए ये सब काम होता नहीं है। यूपीएससी का काम है सिंपली क्या, सिंपली उसका काम है रिक्रूटमेंट करना, एग्जाम कंडक्ट कराना, उससे ज्यादा उसके पास कोई पावर है भी नहीं, है ना। तो ये पेपर जो है 2013 में आ जाता है आपके नोटिफिकेशन में। अच्छा, एक और चीज है, 2008 से जो मसूरी ट्रेनिंग एकेडमी है जहां पे आप आईएएस बनोगे, आईपीएस बनोगे, तो सबसे पहले ट्रेनिंग लेने वहीं जाओगे, है ना। तो वहां क्या होता है, जब जो लोग ट्रेन करते हैं ना, वो रिपोर्ट भी बनाते हैं कि इस साल कैसे लड़के सिलेक्ट होके आए। तो 2008 से वो कंसिस्टेंटली यूपीएससी को बताते थे कि जो हम मटेरियल चाहते हैं लड़के वैसे नहीं आ रहे हैं, बल्कि रट्टा टाइप लोग रट के आ रहे हैं, न चीजें समझते हैं, न इनके अंदर एनालिटिकल कैपेसिटी है ना। इसलिए यूपीएससी ने अकेले एथिक्स नहीं, काफी चीजें, जैसे जीएस 1 भी नया आया, 2 भी नया आया, 3 भी नया आया, लेकिन अगर आप पूरे पेपर को देखोगे तो सबसे बढ़िया इनोवेशन यही था, जीएस पेपर 4, है ना। तो ये तो हो गया हमारा कि ये पेपर क्यों आया। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरे अप्रोच में कि देखिए सिलेक्शन में क्या रोल है इसका। और जब हम बात करते हैं सिलेक्शन की तो हम 3 सर्विस की बात करते हैं, आईएएस की, आईपीएस की, 2 ही सर्विस की बात करिए, एक छोड़ ही देते हैं, है ना। ठीक है, तो क्या रोल है इस पेपर का। तो देखिए जीएस 1 एक पेपर है, जीएस 2 एक पेपर है, जीएस 3 एक पेपर है, जीएस 4 ये एथिक्स वाला है, और क्या होता है मेंस में, और एक एस्से है और एक ऑप्शनल है, और एक कौन सा पेपर है, ऑप्शनल का पेपर है ना। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एवरेज मार्किंग लेते हैं, है ना। आप अगर देख लो 7-8 साल का पैटर्न, उस हिसाब से हम कैसे, ये लिंक है आईएएस और आईपीएस से, हम एवरेज मार्किंग लेते हैं। तो जीएस 1 में अगर आप एवरेज मार्क देखेंगे, है ना, और अगर आप हिंदी मीडियम के हो, है ना, हिंदी मीडियम के हो
और इंग्लिश के हो, दोनों के लिए मैं बता देता हूं। ये जो मैं अज्यूम करके आपको बता रहा हूं ये इंग्लिश मीडियम का बता रहा हूं, ठीक है। अगर हिंदी मीडियम के हो तो थोड़ा सा आप 20 मार्क्स जीएस 1 2 3 में कम कर लेना, है ना, क्योंकि हिंदी माध्यम में ये पैटर्न देखा गया है कि थोड़ा सा स्कोर कम होता है उनका, है ना। आप 100 मान लो जीएस 2 में, 100 मान लो जीएस 3 में, कितना हो गया 300, ठीक है। इससे में आप एवरेज मार्क मान लो 140, ठीक है। ऑप्शनल में आप मान के चलो 275 और इंटरव्यू में मान के चलो कितना 170, ठीक है। तो कितना हुआ ये 300, 440, ये लगभग होगा 300, 400, 500, 6, 7, लगभग आप मान के चलो लगभग 860, है ना। टोटल कितना हुआ 860। लेकिन आईएएस बनने के लिए कितना नंबर चाहिए? आईएएस बनने के लिए चाहिए 1000 नंबर, है ना, ठीक है। ये आप मान लो लगभग, हाँ ठीक है 860, है ना। आईएएस बनने के लिए आपको चाहिए 1000 नंबर एवरेज, तभी आप आईएएस बनोगे या तो आईपीएस बनोगे, नहीं तो खिसक के चले जाओगे सेंट्रल सर्विस में, रेलवे में, है ना, या तो ऑडिट में चले जाओगे आप, इनकम टैक्स में चले जाओगे, है ना। तो ये एथिक्स ही ऐसा पेपर है जो आपको उस आईएएस वाले लिस्ट में जंप कराएगा, क्योंकि इसमें बहुत स्कोप है 120 से 135 मार्क्स स्कोर करने का। 135 तो कम ही है, इवन अब तो लोग 150 नंबर लाने लगे हैं। 165 मार्क्स विशाखा यादव करके एक स्टूडेंट है जिसने पिछले साल उनका 165 स्कोर था एथिक्स के पेपर में, आई थिंक कुछ 5वां या 6वां रैंक था, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है एथिक्स एक ऐसा पेपर है जो आपका डिसाइड करेगा आईएएस बनोगे आप या खिसक के चले जाओगे नीचे किसी सर्विस में जो सेंट्रल सिविल सर्विस है ना। और ऑब्वियस सी बात है जो भी तैयारी करने आता है फर्स्ट प्रायोरिटी या तो आईएएस रखता है या तो आईपीएस रखता है, या आप कह लो विदेश सेवा रखता है, फॉरेन सर्विस रखता है। और फॉरेन सर्विस और इन दोनों में ज्यादा नहीं 2-3 मार्क्स के फर्क में ही सर्विस अलॉट हो जाती है ना। तो मिला जुला के कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर ऑल इंडिया सर्विस में सिलेक्शन चाहिए तो एथिक्स में आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होना चाहिए, है ना। तो ये तो हो गया हमारा दूसरा एस्पेक्ट। इसलिए जरूरी है कि आप जब भी एथिक्स पढ़ें बहुत ध्यान से पढ़िए, क्योंकि आपका फ्यूचर जो है कहीं ना कहीं वो एथिक्स से ही डिसाइड होना है ना। अब हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं यार कि एथिक्स चलो यूपीएससी में तो ठीक है, लेकिन ऐसा लाइफ से इसका क्या रिलेशन है। तो देखिए एथिक्स जब आप पढ़ेंगे तो बहुत सारी ऐसी चीजें पता चलेंगी जो आपके अंदर बचपन से भर दी गई हों, और आज आपको पता चले यार हम तो जैसा सोचते थे, हमको जैसा सिखाया गया था ऐसा तो कुछ है ही नहीं। मान लीजिए एक एग्जाम्पल लीजिए, मान लीजिए आप कोई ऐसे परिवार से हैं जहां पे बचपन से मान लीजिए ले लीजिए कि दलितों को सो थोड़ा सा निगेटिव बात रही हो। मान लीजिए कोई शेड्यूल्ड कास्ट का है ना, कोई शेड्यूल्ड कास्ट का महिला पुरुष जो भी है, थोड़ा सा आप ऐसे समाज से आते हैं, ऐसे परिवार से आते हैं जो इनके शेड्यूल्ड कास्ट का नजरिया जो है इनके लिए बहुत निगेटिव नजरिया है। अब आप पढ़ते हैं एथिक्स तो आपको पता चलता है यार एथिक्स पढ़ने के बाद कि मैं जो सोच रहा था इतना दिन से वो सब तो ऐसा कुछ है ही नहीं। तो सबसे पहला रोल लाइफ में एथिक्स जो प्ले करता है, जो आपके अंदर प्रेजुडिस भरा है एक दूसरे के लिए, है ना, इसे कहते हैं हम प्रेजुडिस, है ना। आपने देखा ही होगा हिंदू है तो मुस्लिम के खिलाफ भरा है, मुस्लिम है तो हिंदू के खिलाफ भरा है, क्रिश्चियन के खिलाफ भरा है, दलितों के खिलाफ भरा है, महिलाओं के खिलाफ भरा है। ये सब टूट जाएगा, है ना। और जैसे ही ये आप तोड़ देंगे तभी आप बढ़ेंगे किसकी तरफ? कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू, मतलब जो संविधान में वैल्यू है ना, जो संवैधानिक वैल्यू है, जैसे समानता, है ना, जो हमें सिखाती है कि समाज में समानता होना चाहिए, वो आने लगेगी आपके पर्सनालिटी में, है ना। और
यही समानता, यही कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू को डेवलप करने का ख्वाब था किसका ड्रीम था? ये डॉक्टर B.R. अंबेडकर का। उन्होंने जब संविधान प्रस्तुत किया तो बहुत फेमस स्पीच एक है उनकी, आपको समय मिले तो आप वो पढ़ो, कि समाज में संवैधानिक मूल्य बढ़ाना चाहिए, है ना, लोगों को संवैधानिक मूल्य सीखना चाहिए, तभी जाके स्वतंत्रता का सही मतलब निकलेगा, है ना। तो सबसे पहला एस्पेक्ट जो आपको हेल्प करेगा एथिक्स लाइफ में वो है कि जो आपके अंदर बायसनेस है एक दूसरे के खिलाफ, किसी धर्म के खिलाफ, किसी नस्ल के खिलाफ, कैसे भी कलर के खिलाफ, वो सब आपके अंदर से टूट जाएंगे। ठीक है। दूसरा जो एस्पेक्ट है, और ऑब्वियस सी बात है, अगर ये टूट जाएंगे तो आप एक अच्छे कलेक्टर बनोगे, आप एक अच्छे प्रशासक बनोगे, क्योंकि जो निर्णय आपके लाइफ में जब चैलेंजेस आएंगे तो आप तटस्थ होके, है ना, लॉजिकल रीजन से आप निर्णय करोगे, बजाय किसी एक का साथ देने के बजाय आप बीच में अकेले आप ऐसे अथॉरिटी बन जाओगे जहां पे समाज में आपके लिए विश्वसनीयता बढ़ जाएगी, है ना। दूसरा क्या है? दूसरा देखिए, सरकार में काम करने के लिए ना पेशेंस चाहिए। किसी भी डेवलपिंग कंट्री में जहां पे रिसोर्स कम है, जैसे भारत हो गया, है ना, वहां पे क्या है, जनसंख्या ज्यादा है लेकिन रिसोर्स बहुत कम है ना। जैसे मान लीजिए नहर बन रहा है ना, अब क्या होगा, डिमांड आएगी कि हमारे यहां से नहर पास कराइए, हमारे यहां से कराइए। क्यों? क्योंकि रिसोर्स ही नहीं है ना, जनसंख्या बहुत है। तो जब डिमांड ज्यादा है तो आपको करना होता है बैलेंस, है ना, समझाना पड़ता है लोगों को, और उसके लिए आपके पर्सनालिटी में चाहिए पेशेंस। पेशेंस मतलब हिंदी में धैर्य। पेशेंस मतलब क्या होता है? धैर्य। और वो आपको कोई चीज बहुत अच्छे से सिखा सकती है, तो उसका नाम है एथिक्स, है ना। और ऑब्वियस सी बात है, अगर आपके अंदर एथिक्स है तो अकेले यूपीएससी जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे वही अप्रिशिएट नहीं करेगी, आप खुद घर में भी बहुत समझदार हो जाएंगे, बाहर भी बहुत, दोस्तों में भी बहुत समझदार हो जाएंगे, आपका पूरा समाज जो है वो आपकी बात बहुत ध्यान से सुनेगा। ठीक है। अब हम आते हैं अपने लास्ट अप्रोच पे कि हम कैसे एथिक्स को पढ़ेंगे, है ना। मैं जो आपको एथिक्स पढ़ाऊंगा कैसे पढ़ाऊंगा, है ना। तो देखिए, जो अप्रोच है बड़ी इंटरेस्टिंग है ना। वो इंटरेस्टिंग इसलिए है कि ये कोई मेरा अप्रोच नहीं है ना। जो हमारे छात्र हैं, मैंने उनसे बात किया, मैंने बहुत सारी कॉपी चेक की है एथिक्स पे, अप्रोच जो है वो वहीं से निकला है। तो जो छात्र होते हैं जब तैयारी करते हैं, जब एथिक्स पढ़ते हैं, तो 4 टाइप के आपको छात्र मिलेंगे। एक तो पहले वो जिनको एथिक्स समझ में तो आती है ना। एथिक्स क्या है? समझ में आता है, समझ में आता है, लेकिन जब उसे लिखना शुरू करते हैं तो लिख नहीं पाते हैं। मतलब जब आंसर राइटिंग करते हैं तो आंसर राइटिंग में प्रॉब्लम है। ये तो हो गए पहले टाइप के छात्र, है ना। दूसरे ऐसे छात्र हैं जिनको लिखना तो आता है, वो लिख सकते हैं अच्छे से, लेकिन एथिक्स के कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आते। लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में नहीं आता है। ये तो हो गए दूसरे टाइप के। तीसरे टाइप के हो गए जिन्हें न तो कॉन्सेप्ट ही समझ में आता है, न तो लिखना ही आता है ना। हम यहां पे लिख देते हैं, न तो समझ में ही आता है कॉन्सेप्ट और न तो लिखना आता है। मतलब न तो आंसर राइटिंग एस्पेक्ट जो है वो भी नहीं आता है। और जो चौथे टाइप के स्टूडेंट है या छात्र हैं, वो उन्हें समझ में भी आता है, वो लिख भी अच्छे से सकते हैं, मतलब आर्टिकुलेशन उनका बहुत अच्छा है, मतलब समझ में भी आता है और आंसर राइटिंग भी जो है वो अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है। तो देखिए, मेरा जो अप्रोच रहेगा, मैं आपको कैसे पढ़ाऊंगा, तो मेरा जो अप्रोच है ये जो 3 टाइप के छात्र हैं, जिन्हें पहले कौन से हैं, जिन्हें कॉन्सेप्ट समझ में तो आ रहे हैं लेकिन वो कॉपी पे उतार नहीं पा रहे हैं, लिखने में उनको दिक्कत है। दूसरे कैसे हैं, जो
कॉपी पे उतार तो लेते हैं, लेकिन दिक्कत उनको समझदारी में, उनको समझ ही नहीं आता है एथिक्स, है ना। और तीसरे ऐसे हैं जिनको 0/0 समझ में आता है, मतलब कुछ नहीं समझ में आता है। न तो वो समझ सकते हैं, न तो वो पढ़ते हैं तो हवा ऊपर से निकल जाता है, न तो वो जब समझ में नहीं आता तो लिखेंगे क्या, है ना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमारे अप्रोच में क्या रहेगा, हम कंसेप्ट को सीधे लेंगे क्वेश्चन के फॉर्म में। किसके फॉर्म में लेंगे, हम सीधे कॉन्सेप्ट को बनाएंगे क्वेश्चन के फॉर्म में। क्वेश्चन के फॉर्म में लिए, मान लीजिए प्रोबिटी को समझना है तो सीधे प्रोबिटी पे क्वेश्चन ही रहेगा। क्यों रहेगा, उससे क्या होगा, चीजें आप लिख लोगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन के फॉर्म को समझेंगे, ठीक है। समझने के बाद हम उस क्वेश्चन को जब हम लिखेंगे तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा ये देखेंगे। क्या देखेंगे, स्ट्रक्चर। और स्ट्रक्चर जैसे ही हम देख लेंगे उसके बाद ऑब्वियस सी बात है हम उसका आंसर लिखेंगे, है ना। मतलब ये जो अप्रोच है, कॉन्सेप्ट को हम लेंगे सबसे पहले एक सवाल के फॉर्म में, फिर हम सवाल में जो कॉन्सेप्ट पूछ रहा है उस कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर स्ट्रक्चर बनाएंगे उस सवाल का, फिर उस स्ट्रक्चर बन जाएगा जब, तो उसे थोड़ा सा इलेबोरेट करके हम क्या करेंगे, पूरा आंसर लिख देंगे। ऐसे ही पूरा मैं आपको सिलेबस पढ़ा दूंगा। और जो केस स्टडी है, देखिए केस स्टडी तो हमेशा क्वेश्चन के फॉर्म में ही आती है। केस स्टडी के ऐसे कोई बहुत यूनिक अप्रोच नहीं है, वो सिंपल है ना। लेकिन केस स्टडी के लिए जो पार्ट ए है ना यूपीएससी का, उसके ऊपर कमांड बहुत अच्छा होना चाहिए। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आप ये मेरी क्लास जब कर रहे हैं, मेरी पूरी कोशिश हो कि आपका जो पार्ट ए का जो एस्पेक्ट है वो बहुत ही स्ट्रांग रहे, है ना। अब एक लास्ट पासिंग की ऑब्वियस सी बात है, लोग पूछते हैं कि सर हम एथिक्स के लिए क्या पढ़ें, है ना। तो सबसे पहले जो आपको पढ़ना है, मैं पहले इधर इंग्लिश मीडियम और इधर हिंदी मीडियम दोनों के लिए बता देता हूं मैं आपको क्या पढ़ना है ना। लमसम एक ही चीजें हैं, कहीं कहीं कोई डिफरेंस है। तो सबसे पहले न्यूज़पेपर तो आप सब लोग पढ़ते होंगे, डेली पढ़ते होंगे। तो अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो आप इंडियन एक्सप्रेस या द हिंदू करके जो पेपर आता है उसे पढ़िए। इंग्लिश में आता है ये पेपर, दोनों फेमस पेपर है, आप पढ़ते ही होंगे, है ना। हिंदी मीडियम के हैं तो एक पेपर आता है जनसत्ता, उसे पढ़िए। जनसत्ता जो है इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप का क्या है, हिंदी में पेपर है, उसे पढ़िए। बहुत फेमस पेपर है, बहुत अच्छा पेपर है। दूसरा, कुछ वेबसाइट्स हैं जो आपको रिफर करना चाहिए अगर आप एथिक्स पढ़ते हैं, और ये दोनों पे लागू होगा, चाहे आप हिंदी माध्यम के हो या चाहे अंग्रेजी माध्यम के हो, ज्यादा मैटर करता नहीं है ना। दोनों के दोनों आप वेबसाइट जो है, सबसे पहले आप नीति आयोग की वेबसाइट को जरूर रेगुलरली विजिट किया करिए। नीति आयोग के वेबसाइट पे आपको बेस्ट प्रैक्टिसेस रिपोर्ट्स करके चीजें आती रहती हैं, है ना। वो क्या करते हैं, सर्वे करते रहते हैं, उसके माध्यम से वो रिपोर्ट बनाते हैं। उस रिपोर्ट को आप जरूर पढ़िए, क्योंकि वो बहुत अच्छा सोर्स है केस स्टडी, बेस्ट प्रैक्टिसेस, एग्जांपल्स को एथिक्स में कोट करने के लिए, है ना। दूसरा क्या है, जो पर्सनल मिनिस्ट्री है। कौन सी पर्सनल मिनिस्ट्री, अभी कुछ देर पहले मैंने आपको एक सर्वे के बारे में जिक्र किया था, ये यही मंत्रालय करता है। कौन सा सर्वे, 2010 में जो हुआ था सर्वे, जिसमें 25% अधिकारियों ने रिस्पॉन्ड किया था, है ना। इनकी मिनिस्ट्री पे आप जाएं, रेगुलरली वहां पे सिविल सर्विसेज के बारे में अच्छी अच्छी रिपोर्ट आती रहती हैं, स्टडी आती रहती है छोटी छोटी, वो पढ़ें आप, है ना। इससे ज्यादा मुझे लगता नहीं है आपको कहीं, देखिए बहुत ज्यादा पढ़ने से भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये एग्जाम में, इस एग्जाम में आपको पता होना चाहिए सही सोर्स, है ना। क्योंकि इंफॉर्मेशन का तो ये रिवॉल्यूशन है, आप यूट्यूब पे भी जाओ, एक चीज लिखो, बहुत कुछ आता है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपको पता रहे कि सही चीज इसमें क्या है जो मुझे एग्जाम निकालने में हेल्प करेगी, ठीक है।
टीवी तो देखते ही होंगे आप लोग, तो टीवी आप सिर्फ और सिर्फ एक चैनल देखें, संसद टीवी। आजकल ये संसद टीवी हो गई है, ये संसद टीवी कुछ नहीं है, वही लोकसभा राज्यसभा टीवी मर्ज करके अब संसद टीवी बन गया है। और एक द प्रिंट करके है ना, द प्रिंट करके डिजिटल पोर्टल है, उसे विजिट किया करिए रेगुलरली, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है एथिक्स के लिए। ठीक है, तो ये हो गया 3 चीज। अब मैं चौथा आपको बता देता हूं, रिपोर्ट। और जैसे ही मैं रिपोर्ट लिखता हूं तो सबसे पहला नाम आता है सेकेंड ARC की चौथी रिपोर्ट। पूरी क्लास है, पूरी आप मान के चलो 3 से 4 लेक्चर मेरा इसी के ऊपर रहेगा, ये इतना जरूरी है ना। और एक फिर भी आपको और ज्यादा पढ़ना है तो आप माइकल सैंडर्स करके, इसे आप 5वां लिख लो, माइकल सैंडर्स करके YouTube पे लेक्चर पड़े हैं केस स्टडी के ऊपर, आप इन्हें भी देख सकते हो, लेकिन ऐसा कोई बहुत मेजर जरूरत इसका नहीं है ना। ठीक है, देखिए जो मेरा आज का जो फोकस था वो बेसिकली ये था कि आप पहले इस पेपर को तैयार करने से पहले थोड़ा सा आप बैकग्राउंड जानो कि ये पेपर क्यों आया, कैसे पढ़ना है, क्या UPSC सर्च कर रही है ऐसा। तो सबने मैंने आपको धीरे धीरे डीप डेप्थ में ले जाके आपको थोड़ा सा मैंने आइडिया दे दिया है ना। जो नेक्स्ट लेक्चर है, जो हमारा पहला लेक्चर होगा, दूसरा लेक्चर होगा, पहला तो ये ओरिएंटेशन हो गया, इसमें हम शुरू करेंगे नंबर 1 जो सिलेबस में है, एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस से। ठीक है, मुझे पूरी उम्मीद है सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं समझ में आई तो आप क्या मेल कर सकते हो मुझे, या तो आप मेंटरशिप कॉल अरेंज कर लो, वहां पे मैं 1 to 1 आपसे बात कर लूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।